नेपाल के बालेन शाह जनजी पीएम जो है वो इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं जैसे अनिल कपूर ने नायक फिल्म में लिए थे। मेरे को ना कई बार अजीब लगता है ये सोच के कि लोगों की जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी कम कैसे है। क्यों वो ये मान लेते हैं कि एक रात में जो है वो किसी भी देश की काया पलट करी जा सकती है, स्पेशली उसकी इकोनॉमी की। देखो, बालेन शाह जिस टाइम पे पीएम बने थे उन्होंने एक 100 पॉइंट रिफॉर्म पे साइन करा था, या उसको लागू करा था। तो वो 100 पॉइंट्स में ना एक चीज मेंशन थी कि 1991 से लेके जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, उन सब के फाइनेंशियल्स को चेक करो। जैसे ही ये जांच शुरू हुई या ये सारा प्रेशर शुरू हुआ तो हुआ क्या? पहली चीज तो ये कि आप रातों रात सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स को चेंज कर दोगे क्या, जिनको आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना रखा है, और सबके खाते में मतलब 90% के खाते में कुछ ना कुछ करप्शन मनी तो हमेशा कभी ना कभी आया होगा। अब हो क्या रहा है कि जितने भी ए या बी ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो नए प्रोजेक्ट्स पे साइन ही नहीं कर रहे, पेमेंट्स रिलीज नहीं कर रहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट बिजनेस कंपनीज के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही रात में सारे प्रोजेक्ट जो है वो साफ थोड़ी हो जाएंगे, और कोई जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई मैंने साइन कर दिया लफड़ा हो जाएगा। हर कोई ये चाहता है कि भाई अवॉइड करो। अब इससे हो क्या रहा है कि नेपाल में बहुत सारे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स या बिजनेस कंपनीज है ना, उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो रुक क्यों गए? क्योंकि भाई वो प्रोजेक्ट जो करते हैं ना वो अपने पैसे पे नहीं करते हैं, वो करते हैं बैंक के ईएमआई पे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें बैंक से वो लोन लेते हैं, उस पे वो प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स आती है उससे वो ईएमआई पे करते हैं। अब जब उनका पैसा रिलीज नहीं हो रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो वो प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाएं? और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो बैंक की है। देखो, बैंक कैसे काम करता है, मान लो मैं हूं, ठीक है, ए ने जाके बैंक को 10 रुपए दिए, बैंक के पास बी गया, बोला कि भाई मेरे को 10 रुपए का लोन चाहिए, गाड़ी लेनी है, उसने उसको दे दिए। अब लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा जो है वो 5 साल बाद वापस आएगा, वो नहीं आता है। वो गाड़ी खरीदेगा तो गाड़ी वाले का जो बिजनेस का अकाउंट है वो भी उसी बैंक में है, तो 10 रुपए जो है वो इंस्टेंटली आ जाते हैं। अगला सी आएगा, बोलेगा गाड़ी खरीदनी है, फिर डी आएगा गाड़ी खरीदनी है, बैंक को पैसा मिले जा रहा है और वो लोन पे दिए जा रहा है। एक 10 रुपए को वो कई बार रोटेट कर देता है, और बैंक जो है वो ऐसे ऑपरेट करता है कि भाई ये जो जिन्होंने 3-4 लोगों ने 10-10 रुपए लोन ले रखा है ना, ये ईएमआई भरेंगे, 1-2 रुपए 3-4 रुपए हर महीने आएगा। अब वो 10 रुपए वाला अगर पैसे मांगेगा भी तो उसको दे देंगे हम, क्योंकि हमारे पास ईएमआई का पैसा है। लेकिन वही जो बिजनेस कंपनी है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनकी ईएमआई आएगी कहां से जब उनके पास पैसे नहीं है? इसी वजह से नेपाल के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ना, या नॉन बैंकिंग एसेट्स जो होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उनका मतलब क्या होता है, अगर कोई लोन वापस ना करे या ईएमआई ना दे तो बैंक क्या करती है, उसके मटेरियल को या उसके जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी साइट को या उसको सबको जो है वो अपने कब्जे में कर लेगी, फिर उसको नीलाम करेगी। लेकिन नीलाम करोगे किसको तुम? कोई प्रोजेक्ट अगर आधी सीमा पे चल रहा है, कोई उस प्रोजेक्ट को दोबारा लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर रेडी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसको मैं ले भी लूंगा तो मैं उसको रन कैसे करूंगा, पैसे तो मेरे को भी नहीं मिलने वाले। मतलब ये कि वो जो पूरा एसेट है उसकी जो वैल्यू है, जो 100 करोड़ का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें 50 करोड़ लग भी गए होंगे, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। मतलब ये कि बैंक के पास वो 10 रुपए भी नहीं है जो वो ए को देगा। और इसी वजह से जो नेपाल की हिमालयन बैंक है, उसके जो राणा साहब है, उन्होंने कई बार वार्न कर दिया है कि हम डेंजर जोन में जा रहे हैं। इसी वजह से आप एक रात में डिसीजन नहीं लेते, एक एक करके 15-20 साल 5-10 सालों में जाके सिचुएशंस चेंज होती हैं।